काजल जल्दी करो, पिक्चर निकल गई तो सब मज़ा किरकिरा हो जाएगा। देर मत करो, टैक्सी वाला बाहर इंतज़ार कर रहा है। बस थोड़ी देर और रुक जाओ। चाबी नहीं मिल रही, पता नहीं कहाँ रखकर भूल गई। कमबख्त चाबी को भी इसी समय खोना था। अजय झुंझलाकर बाहर निकल गया। काजल भी मन ही मन खींच रही थी। जब भी जल्दी होती है उसे न जाने क्या हो जाता था, परंतु पहले तो उसके स्नायु तंत्र इतने कमज़ोर नहीं थे। ये सब कुछ पिछले महीनों से होने लगा था, जब से उसने घर की संपूर्ण जिम्मेदारियों का बोझ अपने सिर पर लिया था। तभी से वह असंतुलित सी हो गई थी। अचानक ही उसे माँ जी की कमी का एहसास हुआ। वह उनके बारे में सोचने लगी। माँ जी के व्यवहार को तो वह कितने गलत रूप में लेती थी। कदाचित उसने उनके स्नेहमयी स्वरूप को अंकुश का प्रतिबंध समझा था। काजल का सिनेमा देखने का उत्साह एकदम ठंडा पड़ गया। वह अपने आप में उलझ गई। उसके कानों में सिलाई की मशीन की धड़-धड़ की आवाज़ गूंजने लगी। माँ जी घंटों तक मशीन पर काम करती रहती थी। काजल को सोचने पर मजबूर होना पड़ा। अवश्य माँ जी किसी न किसी बात पर नाराज़ थी। इससे पहले वे मामा जी के घर 3-4 दिनों से अधिक कभी नहीं ठहरी थी, किंतु इस बार उन्हें पूरा 1 महीना गुजर गया था। कोई चिट्ठी पत्री भी नहीं भेजी उन्होंने। काजल ने जब इस घर में दुल्हन के रूप में प्रवेश किया था तब उसे महसूस ही नहीं हुआ था कि वह इस घर की गृहलक्ष्मी है। जैसा कि लोगों से उसने सुन रखा था कि मायके और ससुराल में अंतर होता है। मायके में माँ और ससुराल में सास, पर नहीं। उसके व्यवहारिक अनुभव में उपरोक्त कहावत तर्कसंगत नहीं थी। माँ जी के व्यवहार ने उसे यह एहसास करने का अवसर ही नहीं दिया था कि वह सास है। उनका व्यवहार तो उनकी सगी माँ से भी अधिक स्नेहमयी व गरिमायुक्त था। काजल को अब समझ में आ रहा था, माँ जी के विनोदी स्वभाव को उसने सदैव ही विपरीत अर्थों से जोड़ा था। उनका मजाक वह कटाक्ष समझती थी। घर के प्रत्येक कार्य में उनका ही सिक्का ठोका रहता था। यही तो खटकता था उसे। इसी बात को लेकर काजल ने अपने आप को कुंठित कर लिया था। वह अकर्मठ हो गई थी। परिवार के किसी भी काम में वह रुचि नहीं लेती थी। बस 24 घंटे उसका मस्तिष्क खिन्नता से भरा रहता था। माँ जी की कोई भी बात उसे हथौड़े की चोट की तरह लगती। उस दिन वह न जाने क्या निर्णय सोच कर बैठी थी मन में। शाम को अजय दफ्तर से लौटा था। महीने की पहली तारीख थी। उसकी जेब गर्म थी। पूरा वेतन उसने माँ जी के हाथ पर रखते हुए कहा था, माँ कल दूध वाला हिसाब मांग रहा था ना, आज चुकता कर देना। रमन ने भी कह देना कि वह आज ही घर की ज़रूरत का सामान ले आए। रमन अपने ससुराल गया है। सामान लेने तुम्हें ही जाना पड़ेगा। और हाँ, पिछले माह तुम दुकान से कुछ कपड़े लाए थे। उसके नौकर ने मुझे टोक दिया था। तुम आज ही उसके रुपए पहुंचा देना। अच्छा माँ, कहकर वह सीधा काजल के कमरे में चला गया। काजल के कान जैसे दीवार से चिपके थे। अजय के कदमों की आहट सुनकर वह झटपट फोटो एल्बम खोलकर बैठ गई और कृत्रिम व्यस्तता का नाटक करने लगी। अजय जरा जल्दी में था। उसने खुशी से झूमते हुए काजल की कमर में चुटकी भर ली। रानी जी, इस रामायण को बंद करो और फटाफट खाना लगा दो। मुझे दोस्तों के साथ पिक्चर जाना है। बहुत जल्दी है। किंतु काजल मन में कुछ और सोचकर बैठी थी। वह बोली, घर में सब्जी नहीं है, खाना बनाने में समय लग जाएगा। आज मैं भी आपके साथ पिक्चर देखने चलती हूँ। खाना हम किसी होटल में खा लेंगे। होटल में? दिमाग तो तुम्हारा ठीक है ना? मेरे दोस्तों के बीच बैठकर पिक्चर देखोगी? तो क्या हुआ? क्या आपके दोस्त अपने पत्नियों को सिनेमा नहीं दिखाते? तो आज मैं भी आपके साथ जाऊंगी। माँ जी से इजाज़त मांगने लेती हूँ। अजय की बात सुनने से पहले ही काजल दरवाजे के बाहर निकल दी। अजय ने उसका रास्ता रोक लिया। काजल, माँ के पास मत जाओ। मैं तुम्हें दोस्तों के साथ नहीं ले जा सकता। घर की मर्यादाओं का कुछ तो ख्याल रखो। काजल की आंखों में तलवार की धार सी चमक उभर आई। वह तेज स्वर में बोली,
आप मुझे जानवरों की तरह कैद करना चाहते हैं? क्या मैं इंसान नहीं हूँ? क्या मेरी भावनाएं नहीं हैं कि मैं भी मनोरंजन करूँ, घूमने जाऊँ, खुली हवा में सांस ले सकूँ? तुम्हें मना किसने किया है? दिन भर खाली रहती हो, कहीं भी उठ बैठ सकती हो, शकुंतला के साथ पिक्चर जा सकती हो। बिना पैसों के ना तो पिक्चर देखी जा सकती है और ना ही बाजार घूमा जा सकता है। आपको मेरी ज़रूरतों की चिंता ही कहाँ है? आपको तो केवल अपने आप से मतलब है। तुम्हारा मतलब क्या है? अजय का चेहरा तमतमा गया। मेरा कोई मतलब नहीं है। सिर्फ आपको बताना चाहती हूँ कि इच्छाएं सभी की समान होती हैं। आप अपने वेतन के मालिक हैं। जब भी जिस तरह चाहा उसे उसी प्रकार से खर्च किया। मेरी महत्वाकांक्षाएं तो अभावों के बीच घुटकर रह जाती हैं। काजल का गला भर्रा गया। अजय के माथे पर बल पड़ गए। काजल का चेहरा उसने हथेलियों के बीच ले लिया और बोला, काजल, शादी के बाद आज पहली बार मैंने तुम्हारे मुंह से इस तरह की बातें सुनी है। क्या बात है? क्या तुम्हें मेरे प्यार में कोई कमी नजर आई? तुम सुखी नहीं हो इस घर में? काजल ने जवाब नहीं दिया। सिसकती हुई वह अपने कमरे में बंद हो गई। उसे यकीन हो गया कि जरूर काजल के मन में किसी ने जहर भरा है। अजय को खूब ध्यान था, उसने कभी भी काजल की भावनाओं को ठेस पहुंचाने की कोशिश नहीं की थी। उसकी इच्छाओं का कभी भी दमन नहीं किया था। फिर उसके दिमाग में यह बात कैसे घर कर गई कि उसे अब उपेक्षित है। दिन अजय पिक्चर देखने जरूर गया था, पर उसका मन नहीं लगा था। रह रहकर उसके मस्तिष्क में काजल के शब्द विस्फोट की भांति गूंजते रहे थे। सिनेमा से लौटते समय एकाएक उसे विचार आया कि काजल इसलिए तो परेशान नहीं है कि वह पूरा वेतन माँ को दे देता है। अपने वार्तालाप से काजल ने उसके वेतन पर भी टिप्पणी की थी। दूसरे दिन अजय ने यह आभास भी नहीं होने दिया कि कल उनके बीच किसी भी प्रकार का विवाद भी हुआ था। उसने खुद ही बात को सामान्य करने के लिए कहा, काजल, कल की पिक्चर बहुत अच्छी थी। आज तुम माँ के साथ देख आना। मेरा देखने का मूड नहीं है, काजल ने रूखा सा उत्तर दिया। कल तुम खुद ही चाह रही थी, आज मैं कह रहा हूँ तो इनकार कर रही हो। समझ में नहीं आता कि तुम चाहती क्या हो। अजय झल्ला गया। आप व्यर्थ ही परेशान हो रहे हैं। मेरा सचमुच मूड नहीं है। पिक्चर में पैसे बेकार चले जाएंगे। इन रुपयों से घर का कुछ सामान आ जाएगा। काजल ने जिस ढंग से कटाक्ष किया था उस पर अजय तिलमिला गया था, पर उसने कहा कुछ नहीं, शांत ही रहा। बात आगे बढ़ाकर वह घर के वातावरण को अशांत नहीं करना चाहता था। अजय दफ्तर चला जाता तो घर की व्यवस्था माँ जी को ही संभालनी पड़ती थी। कभी घर में तेल नहीं तो कभी लकड़ी। माँ जी तत्काल बाजार जाती और आवश्यकताओं की पूर्ति करती। यही कारण था कि अजय पूरी तनख्वाह माँ जी को थमा देता था। माँ जी भी पूरा पैसा ताले में बंद नहीं रखती थी। उनके घर में एक ही अलमारी थी। पूरा वेतन उनकी खुली अलमारी में रखा रहता था। माँ जी ने काजल से भी कह रखा था कि उसे पैसों की आवश्यकता पड़े तो अलमारी में से लेने के लिए उससे पूछने की आवश्यकता नहीं है, पर काजल के मन में अलग ही धारणा थी। उसका सोचना था कि पैसों की जिम्मेदारी तो माँ जी को सौंपी गई है। अलमारी में हाथ डालकर वह अपने स्वाभिमान को कलंकित करना नहीं चाहती थी। काजल के इस अव्यावहारिक स्वाभिमान की तरफ अजय का ख्याल ही नहीं गया था। वह तो उसके इस मौन को उसके व्यवहार का हिस्सा समझता था, किंतु शुरू में ऐसा भी नहीं था। जब नई नई ब्याह कर इस घर में आई थी, वह अक्सर प्रसन्न रहती थी। काजल को कहानियाँ कहने का शौक था। अजय देर रात तक बिस्तर पर उसकी प्रतीक्षा करता रहता था और वह माँ जी को कहानियाँ सुनाती रहती थी। मगर धीरे धीरे यह प्रसन्नता गायब होती चली गई। उसका स्थान कठोर गंभीरता ने ले लिया। यह गंभीरता किस कुंठा से उत्पन्न हुई थी, इस बात को अजय बहुत देर में समझ सका था। अगले दिन मामा जी का पत्र आया था।
वे बीमार थे और माँ जी को तत्काल बुलाया था। अजय ने माँ जी से कहा भी था कि वह एक दिन का अवकाश लेकर उन्हें मामा जी के यहाँ छोड़ आएगा, किंतु माँ जी ने मना कर दिया। कहा, बहू को अकेला छोड़कर जाएगा? मैं तो चली जाऊंगी। स्टेशन के पास ही तो उनका घर है, तो मुझे गाड़ी में बैठा देना बस। अजय कुछ कह न सका। उसे कहाँ पता था कि माँ जी ने उसके और काजल के बीच उत्पन्न विवाद को सुन लिया था। उसी दिन से उन्होंने एक विचित्र सी खामोशी अख्तियार कर ली थी। मामा जी का पत्र पाकर उनकी भाव मुद्रा बदली थी। वे उसी दिन ट्रेन से चली गई थी। तब से अब तक उनके बारे में आने की कोई सूचना नहीं मिली थी और ना ही उन्होंने पत्र डाला था। वह तो एक दिन अजय ने ही दफ्तर से मामा जी के यहाँ फ़ोन किया था। मामा जी ने स्पष्ट कह दिया था कि उनकी बीमारी लंबी है, वे बहन को इतनी जल्दी नहीं भेज सकते। माँ जी की अनुपस्थिति में घर के सारे कार्य काजल के सिर पर आ पड़े थे। माँ जी के रहते उसे मुश्किल से खाना बनाना पड़ता था। खाना खाने के बाद उसका बाकी समय बिस्तर पर गुजरता था। वह कुछ न कुछ पढ़ती ही रहती थी, परंतु अब तो काम की व्यस्तता से समय निकालना असंभव प्रतीत होता था। अगले माह अजय ने पूरा वेतन काजल की हथेली पर रखते हुए कहा था, सामान की लिस्ट बनाकर रमन को दे देना। तुम्हें अपना कुछ खरीदना हो तो शाम को मेरे साथ चलना। काजल की खुशी का ठिकाना ही नहीं था। शादी के बाद पहली बार उसने अपने हाथ पर 6,000 रुपये देखे थे। इन रुपयों पर उसका अपना अधिकार था। वह अपने अनुसार इन्हें खर्च करेगी। रुपए को उसने कई बार गिना। हर बार उसे कम ज़्यादा गिनती प्रतीत होती थी। काजल ने ज़रूरी सामान की लिस्ट बना ली। कुछ रुपए पिछले उधार वालों को भी देने थे। कुछ हिस्सा जोड़ा तो खुशी पहले की अपेक्षा कम होती गई। कुछ हिसाब को चुकता करने के पश्चात उसके हाथ में मुश्किल से 300 रुपये बचते थे। काजल सोच में डूब गई। मात्र 300 रुपये बचेंगे, इसमें पूरे महीने की सब्जी के अलावा आकस्मिक काम भी पड़ सकते हैं। ऊपर से अजय उसे इच्छित वस्तुएं खरीदने के लिए बाजार ले जाने वाले थे। यदि आज ही इच्छित वस्तुएं खरीद ली गईं तो पहाड़ सा महीना कैसे गुजरेगा? पहली बार उसके दिमाग में यह बात आई। वह तो शुरू से ही नहीं जाने क्या क्या सोचे बैठी थी। पति के वेतन से वह सारी अभिलाषाओं की पूर्ति करेगी। बड़े ऊंचे सपने थे उसके। यौवन की दहलीज पर कदम रखते ही उसकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ गई थी। अपने अभावों की पूर्ति उसने पति के घर से पूरी करने की कल्पना की थी, परंतु अब प्रतीत हो रहा है कि कल्पनाएं मात्र कल्पनाएं करने के लिए ही होती हैं। काजल ने अपने पिता और पति के साथ बिताए जीवन का तुलनात्मक अध्ययन किया तो पाया कि उसने पति के घर पर वह सब कुछ तो पाया ही था जो व्यक्ति के जीवन का प्राथमिक आवश्यकता होती है, रोटी, कपड़ा, मकान और पति का प्यार। पर उसकी कल्पना की उड़ान तो बहुत ऊंची थी। उड़ान भरकर वह 7 समंदर पार करना चाहती थी, पर उसे यह कहाँ पता था कि ऊंची उड़ान भरने पर बाज बहुत कम ही पृथ्वी पर लौटते हैं। अब तो काजल एक ही महीना में धरातल पर उतर आई थी। आज अजय ने पिक्चर जाने का प्रोग्राम बना लिया था, किंतु काजल के घर के ताले की चाबी कहीं भूल गई थी। जब चाबी मिली तो तब तक टैक्सी वाला जा चुका था। पिक्चर का समय भी निकल चुका था, इसलिए मेला घूमने की योजना बना ली। दोनों पैदल ही घर से निकले। टैक्सी का ख्याल भी निकल गया। बाजार से गुजरते हुए अजय ने कहा, काजल, अपना सामान तुम यहीं से खरीद लो। मेले की चीज़ें अधिक टिकाऊ नहीं होती। क्या मिलता है इस बाजार में? कपड़ों की दुकानें हैं, तुम्हारे लिए साड़ी देख लेते हैं। काजल संकोची मुद्रा में साड़ी देखते हुए बोली, केवल 300 रुपये हैं। सिर्फ 300 रुपये? इतने रुपए में तो मेले में ही खर्च हो जाएंगे। तुम्हें 700-800 रुपये तो लाने चाहिए थे।
700-800 रुपये के कपड़े खरीद लेंगे तो महीने का खर्च कैसे चलेगा? काजल ने पहली बार समझदारी की बात की। खर्चा तो चलता ही रहता है। इसका अर्थ यह तो नहीं है कि कपड़े ही न खरीदे जाएं। तुम मेरे साथ आओ, मैं बताता हूँ कि महीना कैसे चलता है। अजय उसे दुकान पर ले गया। काजल ने 225 वाली 2 साड़ियाँ पसंद की। अजय ने 500 रुपये उधार खाते में लिखवा दिए। मेला पहुँचने पर काजल ने कहा, आप उधार नहीं लिया करें। यदि अगले महीने 500 रुपये कपड़े वाले को न दे सके तो कपड़े वाला क्या सोचेगा? कुछ नहीं सोचेगा, अजय ने कहा। नौकरी वालों को इसी तरह गुजर बसर करनी पड़ती है। क्या पति अपनी पत्नी को अच्छे कपड़े भी नहीं पहना सकता? स्त्री की शोभा कपड़ों में ही होती है। यह अत्यंत भावुक क्षण था। काजल की आंखों में आंसू भर आए। वह भरे कंठ से बोली, घर की व्यवस्था कितनी कठिन होती है, मैं अब ये समझ पाई हूँ। पहले मैं सोचती थी कि आप लोग अपने पैसों को अपनी तरह से खर्च करते हैं। मैं गलत थी, पर अज्ञानतावश तो कोई भी गलती कर सकता है। क्या आप मुझे क्षमा? अजय ने आगे कुछ कहने से पहले काजल के होठों पर अपनी उंगली रख दी। बस अब कुछ मत कहो। काजल के आंसू गाल के नीचे लुढ़क गए और वह मुस्कुरा दी। झूले में झूलते हुए अजय ने रिस्ट वॉच की ओर देखते हुए कहा, काजल अभी समय है, लास्ट शो मिल जाएगा, फिर खर्चा। काजल ने अजय की ओर तिरछी नज़र से देखा। जी हाँ, मनोरंजन भी जीवन का एक आवश्यक अंग होता है। इसे भी खर्चे की लिस्ट में लिख लेना। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और मुस्कुरा दिया। काजल के चेहरे पर नया अनुभव और कुछ नया पाने की खुशी उभर आई। अजय सोचने लगा, माँ का कथन गलत नहीं था। पत्नी को घर की सभी जिम्मेदारियां सौंप देनी चाहिए, तभी उसके व्यक्तित्व और अनुभवों में निखार आता है। आज काजल व अजय दोनों ने ही जिंदगी के सच को जाना। काजल के जीवन में आज भावनाओं के ज्वर की उच्चतम सीमा थी।